नमस्कार, ओरा प्रो मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहन है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया है। 97,500 से अधिक टावरों का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आज हम इस समाचार, इस खबर का विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे। और ये न्यूज़ इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों ने इसको कवर किया है, बड़े-बड़े मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ने इसको कवर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, और उन्हीं के माध्यम से इस न्यूज़ का हम विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क और करीब 97,500 नए 4G टावर्स का शुभारंभ किया है। यह नेटवर्क पूरी तरह से भारतीय तकनीकी से बना हुआ है, जिसे भारत टेलीकॉम स्टेक कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने वैश्विक स्तर पर उन चुनिंदा देशों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है जिनके पास पूरी तरह से स्वदेशी टेलीकॉम उपकरण और नेटवर्क बनाने की क्षमता है। ये देखिए दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है। 4G टावर्स और तकनीकी, क्या क्या तकनीक है इसकी, और 4G टावर्स कहाँ कहाँ पे लगाए गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बात करते हैं कुल जो टावर लगाए गए हैं। वो टावर लगाए गए हैं 97,500 से अधिक लगाए गए हैं 4G टावर पूरे देश में स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 92,600 टावर स्वदेशी तकनीक से बने हैं। ओके, ये परियोजना करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। टावर्स देश के दूर दराज गांव लगभग 26,700 गांवों को कनेक्ट करेंगे, जिनमें सीमांत और बॉर्डर इलाकों को भी शामिल किया जाएगा। जैसे कि पर्वतों पर टावर्स वगैरह कम लगते हैं, जैसे कि हम हिल स्टेशन पे घूमने चले जाते हैं, वहाँ पे टावर्स कम लगते हैं। ठीक है, बॉर्डर एरियाज होते हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स होती है, तो उस जगह पर ज़्यादातर इन नेटवर्क्स को भेजा जाएगा ताकि लगभग भारतवर्ष का हर एक कोना इसमें कवर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट जो नेटवर्क्स हैं वो इन दूर दराज के इलाकों में उनकी पहुंच थोड़ी कम हो जाती है, तो उस जगह पर जहाँ पे उन टावर्स की, जो प्राइवेट टावर्स हैं, उनकी वहाँ पर रीच नहीं हो पाती पाती है, तो वहाँ पे बीएसएनएल अब से पहले भी काम करता था, लेकिन अभी और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तकनीकी रूप से यह नेटवर्क क्लाउड आधारित है, पूरी तरह सॉफ्टवेयर ड्राइवन है, और भविष्य में 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। मतलब अभी तो इसको जो बनाया जा रहा है वो 4G के लिए स्थापित किया गया है, क्योंकि 4G की कनेक्टिविटी अभी बीएसएनएल के अंदर अब से पहले नहीं थी। ठीक है, तो अभी इसमें 4G लगाया गया है। धीरे धीरे आगे इसमें 5G भी अपग्रेड किया जा सकता है। हो सकता है आगे चलकर इसमें 6G भी आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल 4G और 5G के बारे में बात करेंगे। इस नेटवर्क का कोर नेटवर्क सी डॉट नामक सरकारी संस्था ने विकसित किया गया है। रेडियो एक्सेस नेटवर्क तेजस नेटवर्क्स ने बनाया है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने इसे मैनेज और डिप्लॉय किया। जैसे कि आप पिछली साल न्यूज़ सुन रहे थे कि टाटा इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी चलकर, तो टाटा इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है। बीएसएनएल के यूजर्स और नेटवर्क की स्थिति, क्या स्थिति है इसकी, बीएसएनएल के यूजर्स कितने हैं, क्या स्थिति है, कहीं नेटवर्क आते हैं नहीं आते हैं, ये देखिए 28, ये कल की ही खबर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं खबर के लिए आगे। बीएसएनएल जो है हमारा, कि कुल मोबाइल्स यूजर्स लगभग 9 करोड़ है, 90.7 बिलियन है। इन यूजर्स में से लगभग 2 करोड़ या 22% मान लीजिए 4G नेटवर्क पर है। बीएसएनएल की 4G सेवा से करीब 20 लाख नए ग्राहकों को जोड़ने की उम्मीद है। ओके, बीएसएनएल अभी भी निजी कंपनियां जैसे जियो 490 मिलियन यूजर्स लेकर बैठा हुआ है। एयरटेल 362 मिलियन यूजर्स लेकर से काफी काफी पीछे है। मतलब ये जो एयरटेल है, जियो है, इनसे बीएसएनएल अभी काफी पीछे है। बीएसएनएल का फोकस है अपने पुराने 2G 3G यूजर्स को 4G पर लाना, क्योंकि 2G 3G वो चला रहे हैं, हालांकि इतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, बट फिर भी दूर दराज के इलाकों में उनको ज़रूरत पड़ती है, जितना उनको एक्सेस मिल पाता है वो यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर अब उनके पास में 4G कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी तो कितना फायदा होगा। तो 4G पर लाना ताकि नेटवर्क की क्षमता और क्वालिटी में सुधार हो सके। आगे बढ़ते हैं। परियोजना की महत्ता और प्रभाव।
ये परियोजना भारत की डिजिटल संप्रभुता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें देश विदेशी तकनीकों पर निर्भर नहीं रहेगा। अभी आपने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, जो कि लाल किले की प्राचीर से मोदी ने जो अपने भाषण में भी कहा है कि स्वदेशी अपनाओ। तो ये स्वदेशी की एक ये भी पहल है। तो ये जो डिजिटल संप्रभुता, अपनी संप्रभुता जो होगी, इसमें हमारे ही एक तरीके से हमारा ही सब कुछ होगा, इंडिया का ही सब कुछ होगा। इस नेटवर्क से भारत के दूर दराज और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट, जो जैसे कि मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि दूर दराज और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सेवाएं बेहतर होंगी। ठीक है। सुरक्षा और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा, क्योंकि यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी होगा, हमारा अपना होगा, भारत में बना हुआ होगा। ठीक है। जिससे कि डेटा लीकेज होने की भी कोई हमें टेंशन नहीं होगी। ठीक है। बाहर की कंपनीज अगर यहाँ का डेटा यूज करते हैं तो वो ऑब्वियसली डेटा बाहर लेके जाती होगा। अगर ये हमारे ही इंडिया का एक प्लेटफॉर्म होगा, जो नेटवर्क होगा, तो डेटा सारा इंडिया में ही रहेगा। ठीक है। इसमें भारत के टेलीकॉम उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मतलब अगर हम हिंदुस्तान में, अपने भारतवर्ष में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी जगह जगह पहुंचा देते, कोने कोने पर पहुंचा देते, तो उसके बाद में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनमें भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उल्लेखनीय तथ्य है, बीएसएनएल ने ही सॉरी बीएसएनएल ने हाल ही में 20 मिलियन 2 करोड़, मतलब 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ 4G यूजर्स का आंकड़ा पार किया है। वाओ। बीएसएनएल ने पिछले साल से अपने कुल यूजर बेस से 18 लाख से अधिक ग्राहक जोड़े हैं। जब से जो और प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने अपने रेट हाई किए हैं, तब से बीएसएनएल की तरफ कुछ लोग डाइवर्ट हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं उधर की साइड में। बीएसएनएल की कई क्वार्टर तक प्रॉफिट में रहा है। ओके, मतलब कहने का क्या है, जो कई क्वार्टर तक प्रॉफिट में रहा है बीएसएनएल, लेकिन हाल ही की तिमाही में 149 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। इसलिए इसके आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना एक चुनौती है। यह पूरी योजना भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आई है, जिससे देश की डिजिटल गति और आत्मनिर्भरता दोनों को बल मिलेगा। प्राइवेट कंपनियों की तरह नहीं, जब मर्जी अपना रेट बढ़ा दिया, टैरिफ का रेट बढ़ा दिया। ठीक है। जो कि हम आम जनता के ऊपर काफ़ी असर डालता है। इस तरह बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। स्वदेशी के बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक के मुख्य घटक, ठीक है, कौन कौन से होंगे वो मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए, इस खबर को प्रभात खबर ने भी कवर किया है, एनडीटीवी ने भी किया है, भारत और ये न्यूज़ 18 ने भी किया है, हिंदी वार्ता ने भी किया है। मतलब तमाम जो जितने न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, सब ने इस न्यूज़ को कवर किया है और मैं इस न्यूज़ का एक जो विश्लेषण आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बढ़ते हैं न्यूज़ के आगे और। तो नंबर 1, जो रेडियो एक्सेस है, जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAN भी बोलते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसका मतलब ये है, इसे तेज नेटवर्क्स ने विकसित किया है। इसे तेजस नेटवर्क्स ने विकसित किया है। ये टावरों और मोबाइल यूजर्स के डिवाइसेस के बीच वायरलेस कनेक्शन प्रदान करता है। नंबर सेंटर फॉर डिप्लो सॉरी नंबर 2, कोर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने बनाया है। ये नेटवर्क के कॉल, डेटा और मोबाइल कनेक्टिविटी को मैनेज करता है। ठीक है। नंबर 3 पे बढ़ते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट, इसे टाटा कंसल्टेंसी ने बनाया। जो सिस्टम्स जो लगाए, जो इंटीग्रेशंस किए हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, कहाँ टावर्स लगाए, ये सब कुछ मतलब टाटा कंसल्टेंसी ने किया है, जो पूरे नेटवर्क को क्लाउड आधारित और सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम के रूप में लागू करता है। जैसा कि आपको पता है, टीसीएस एक आईटी कंपनी, तो इसमें उसको लगभग महारत हासिल है, तो उसने इसको किया है। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस, टाटा जो है टेलीकॉम सेक्टर में रह चुकी है। जैसे कि आपने
टाटा का पहले कनेक्शन सुना होगा आपसे, बहुत साल पहले की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, क्लाउड आधारित वास्तुकला। ये नेटवर्क वर्चुअलाइज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स और भविष्य के 5G अपग्रेड के लिए तैयार है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये 5G के बाद में 4G के बाद में 5G पर भी अपग्रेड किया जाएगा। ये सभी घटक मिलकर BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क की नींव बनाते हैं, जो पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, स्वदेशी है, भारत में निर्मित है और 97,500 से अधिक टावरों पर देश में तैनात है। ये आधुनिक तकनीक सुरक्षित, ऊर्जा दक्ष और स्केलेबल भी है। यह स्वदेशी सिस्टम भारत को डिजिटल संप्रभुता प्रदान करता है और दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इसके घटक कौन-कौन से हैं? रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN। जिम्मेदारी क्या है इसकी? मोबाइल डिवाइस और टावर के कनेक्शंस। कंपनी कौन बना रही है इसकी? कौन सा संगठन बना रहा है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है? तो तेजस नेटवर्क्स बना रहा है इसको। कोर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, इसकी ये क्या काम करता है? तो कॉल डेटा मैनेजमेंट का काम ये करेगा, जिसको CDOT बना रहा है। सिस्टम इंटीग्रेशंस, इसको नेटवर्क्स की इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट का जो काम होता है वो इस सिस्टम के अंतर्गत किया जाएगा। इसको टाटा कंसल्टेंसी बना रही है। ठीक है। क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअलाइजेशन 5G अपग्रेड का आधार। इसका काम ये होगा, जो क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम पहले से बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, तो ये आगे फ्यूचर में 5G को अपग्रेड करने का एक आधार अभी से बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी हम 4G पे शिफ्ट हो रहे हैं। 4G के बाद में फिर 5G पे शिफ्ट होएंगे, तो उसको अभी से ही इसका जो आधार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अभी से ही तैयार किया जा रहा है। तो इसको कौन करेगा? इसको BSNL नेटवर्क सिस्टम खुद संचालित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 5G के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टैक 5G में अपग्रेड कैसे करेगा और समय रेखा क्या है? कब तक इसमें 5G आ जाएगा? किस तरीके से काम करेगा? कब तक इसकी समय रेखा रखी गई है? तो BSNL ने के स्वदेशी 4G स्टैक को 5G में अपग्रेड के लिए यह खास तकनीकी डिजाइन किया गया है कि क्लाउड आधारित और वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से बिना भारी हार्डवेयर बदलाव के आसानी से 5G तकनीकी जोड़ी जा सकती है। मतलब अभी हम 4G पर शिफ्ट करेंगे, इसमें बहुत बड़ा आगे चल के बदलाव ना करके कोई हार्डवेयर अलग से नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसका अभी से ही एक आधार बना के रखा गया है, ताकि बाद में जब हम इसको 4G में कन्वर्ट कर देंगे, अभी 4G सब जगह फैला देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, जब हमें इसमें आगे चलकर 5G में कन्वर्ट करना होगा तो हमको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब हमको बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो अभी से बेस बना के लेके चल रहे हैं। मतलब कहने का साफ साफ है ये है कि 4G अभी के लिए आपको दिया जा रहा है, हमको दिया जा रहा है। आगे कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या साल में आपको 5G भी BSNL के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब इस कहानी का, इस न्यूज़ का यही है। ठीक है, 5G में अपग्रेड कैसे होगा? मौजूदा 4G टावर्स और नेटवर्क को 5G रेडियो इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जाएगा। देखो, जैसा कि मैं अभी आपसे बता रहा था, रेडियो इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जाएगा। नंबर 2, क्लाउड नेटिव और सॉफ्टवेयर ड्रिवन आर्किटेक्चर की वजह से ही नेटवर्क के कोर और रेडियो सिस्टम को अपग्रेड करना सरल होगा। ठीक है, 5G के लिए नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और नए फीचर जोड़ने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और नेटवर्क प्रोटोकॉल में बदलाव किए जाएंगे। ये कुछ चीज़ें होंगी जो उसके अंदर, छोटी चीज़ें, सॉफ्टवेयर वगैरह जो आगे में बदलाव किए जाएंगे, प्रोटोकॉल्स रहेंगे। ठीक है, BSNL के Q5G क्वांटम 5G प्रोजेक्ट के तहत यह अपग्रेड टियर 2 और टियर 3 शहरों में त्वरित रूप से लागू होगा। ग्राहकों को 5G तक पहुंचाने के लिए नए 5G सिम कार्ड और 5G सपोर्ट वाले मोबाइल फोन की जरूरत होगी। समय रेखा, BSNL ने 4G से 5G अपग्रेड की तैयारी के लिए परीक्षण और रोल आउट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। 5G सेवाएं फिलहाल टियर 2 और टियर 3 शहरों में शुरू हो रही हैं, जिन्हें आगे पूरे देश में फैलाया जाएगा। ग्राहकों के लिए 5G सिम और नेटवर्क उपलब्धता के
अनुसार इस साल के अंत तक व्यापक 5G सेवाएं मिलने की संभावना है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इस साल तक ही आ जाएंगे, तो और अच्छी बात है। 4G अभी आ रहा है तो 5G भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी इस साल के लास्ट तक भी नहीं आ रहा तो अगले साल की शुरुआत में तो आ ही जाएगा ना। ठीक है, आधी साल 2026 के आधे तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तकनीकी रूप से यह प्रक्रिया मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करके की जाएगी, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। पहले 4G दिया जाएगा, बाद में 5G दिया जाएगा। संक्षेप में BSNL का स्वदेशी 4G स्टैक 5G में अपने सॉफ्टवेयर केंद्रित डिजाइन और क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपेक्षाकृत सहजता से अपग्रेड होगा, जिसमें जल्द ही देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी 5G सेवा पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इस न्यूज में इतना ही। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस न्यूज को सुनने के बाद में कैसा लगा, कैसी ये खबर रही है, विश्लेषण कैसा रहा है। आप इसमें अपनी राय मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या-क्या आप अपनी राय रखना चाहेंगे। ओके, तो साथ-साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर देश-विदेश की, जियोपॉलिटिक्स की, करंट अफेयर्स की जानकारी के बारे में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिसका नाम ओरा प्रो मीडिया है। इसके अंदर मैं क्या कराता हूँ, इसके अंदर मैं कोई भी एक अच्छी न्यूज़ लेकर आता हूँ, जिसके अंदर न्यूज़ को मैं अच्छे से एनालाइज करता हूँ, करंट अफेयर को मैं इसमें कवर करता हूँ। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स जो इंडिया के, वो इसके अंदर मैं कवर्स करता हूँ। हमारा हिंदुस्तान का क्या स्टैंड रहता है बाहर के विदेशों के साथ में, और भी जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी-बड़ी न्यूज़ चल रही हैं, क्या रिलेशन चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो चल रहे हैं, उनके बारे में खबर लेके आता हूँ। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और जो जियो पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसी इस प्रकार की खबरों को लेकर आता रहूँगा, इसी प्रकार का विश्लेषण लेकर आता रहूँगा। और जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये 2 चैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक का नाम कहानी कलाकार है और एक का नाम है पिक्सल भक्ति। कहानी कलाकार एक चैनल ऐसा है जिसके अंदर मैं हिस्ट्री से उठाकर कहानियों को मैं बनाकर वहाँ पर अपलोड करता हूँ। ये काम भी मैं ही करता हूँ, ये भी चैनल मेरा ही है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप अगर इतिहास के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, इतिहास की कहानियों के बारे में जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों को ध्यान में रखते हुए उसको एनिमेटेड रूप में बनाता हूँ, ताकि लोगों को देखने में इंटरेस्ट बना रहे और उसमें खबरों को अच्छी तरीके से एनालाइज करके तब मैं उस वीडियो को बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। ठीक है, नंबर 2, इसी प्रकार भक्ति चैनल भी मैंने ऐसे ही बनाया, जो कि हमारी माइथोलॉजी से ओतप्रोत है। माइथोलॉजी की जितनी भी मैं वीडियोस वहाँ पे बना के डालता हूँ, वो सभी हमारे पुराणों से ली गई हैं। तथ्यों को मैंने अच्छी तरीके से एनालाइज करके तब उसमें एनिमेशन के रूप में वीडियो बनाकर डाली हुई है। तो दोस्तों, आप अगर इन तीनों चैनल में से किसी भी प्रकार की आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम मोहन है। नमस्कार, जय हिंद।